प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के सफल दौरे के बाद पहुंचे यूएई। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दौरा माना जा रहा है महत्वपूर्ण। देहरादून में चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आज होगा समापन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में योग शिक्षक की नियुक्ति की रखी मांग। झारखंड उच्च न्यायालय में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। न्यायालय ने विधानसभा सचिव से 25 जुलाई तक मांगा जवाब। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना। पूरे राज्य में अब तक 45% कम हुई बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपने 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद अबू धाबी पहुंचे। प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ये 5वीं यात्रा है और इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर उपलब्ध होने और संबंधों को आगे ले जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2018, 2019 और 2022 में संयुक्त अरब अमीरात गए थे और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री की यूएई दौरा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कल पेरिस के लुप्स संग्रहालय में श्री मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिजेट मैक्रोन ने श्री मोदी का स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रोन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया को कई उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती बनी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम न केवल दोनों देशों के कल्याण में बल्कि विश्व शांति और सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करने को गौरव का क्षण बताया। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में और भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतांत्रिकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी की अपेक्षा जताई। रक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मूलभूत स्तंभ बताया। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी
भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए विविध गतिविधियां और प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री कल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने और सभी जिलों में रीडिंग रूम बनाने की दिशा में पहल करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कुछ विद्यालयों को चिन्हित कर वहां विद्यार्थियों को कृषि और बागवानी सिखाने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी अधिकारियों से ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड मंत्रालय में अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजेश अडानी ने मुलाकात की। इस दौरान इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि झारखंड सरकार एवं अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित गोड्डा पावर प्लांट के बीच एमओयू की शर्तों के अनुसार 400 मेगावाट बिजली राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है। उक्त बिजली को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाए। मौके पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी और अडानी पावर प्लांट के प्रतिनिधि जल्द एक बैठक कर इस दिशा में समाधान निकालते हुए राज्य को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक से कहा कि पावर प्लांट के उपयोग हेतु गंगा नदी का पानी जिस क्षेत्र से होकर लाया जा रहा है उन क्षेत्रों में किसानों के खेतों तक पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाए जाने की व्यवस्था की संभावनाओं पर कार्ययोजना बनाई जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना मॉडल होगा जो हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार होगा। डॉक्टर मांडविया देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस चिंतन बैठक से जो कुछ भी निकलेगा वो देश के स्वास्थ्य की दिशा में तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। के शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव इकट्ठा हुए हैं। देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने मिलकर 2 दिन का स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित किया है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस चिंतन शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का अपना मॉडल होगा जो देश की आवश्यकता के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों और लोक भागीदारी से टीबी और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का उन्मूलन होगा ताकि देश आजादी के शताब्दी वर्ष तक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बन सके। जब देश अभी 2047 में आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे और तब तक का 25 इयर्स हमारा अमृत काल का समय है। हमारा चिंतन ये अमृत काल के समय को समृद्ध करने के लिए है। हमारा चिंतन ये अमृत काल में डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए जो हमारा गोल है, एक गोल को अचीव करने के लिए है, एक गोल का पाथवे तय करने के लिए है। हमारा चिंतन ये अमृत काल में हमारा हेल्थ सेक्टर हमारे देश के अनुरूप हो। हमारा हेल्थ सेक्टर का मॉडल हमारा देश के अनुरूप हमारे देश ने बनाया हुआ हो। ये अमृत काल में हम हमारे हेल्थ सेक्टर में हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी सरकारी विद्यालयों में योग शिक्षक की नियुक्ति पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं की भी जानकारी दी। उदाहरण दे रहा हूँ, जमशेदपुर शहर है सर, वहां पर इतनी बड़ी जमीन मिलना बड़ा दिक्कत है। तो ये यहाँ से ये जो बाध्यता है, ये बाध्यता को समाप्त करके एफआईआर हम ऊपर बढ़ा देंगे। इसकी बाध्यता समाप्त कर दी जाए ताकि हम जो है उसका जो है ऊपर एफआईआर करके ऊंचा कर देंगे उसको। तो हमारी जमीन की बाध्यता के चलते आज हमको 3 महीना से बहुत दिक्कत हो रही है। पूरे दुनिया में विश्व गुरु हैं और योग पूरी आज दुनिया हमसे सीख रही है। तो हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में योग का टीचर है उसको 250 रुपया हम देते हैं। 250 रुपया में हमको कोई योग का टीचर मिलता नहीं। तो वो कम से कम 20 दिन हम योग के टीचर को वहां डिप्यूट कर रहे हैं। तो उसको जो है
500 रुपए किया जाए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपके माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे राज्य के जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं, उन सभी सरकारी स्कूलों में भी एक एक योग टीचर जो है हेल्थ विभाग की तरफ से उपलब्ध हो, ताकि हम जो है, योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हम ये दवाई का जो 30% खर्चा हमारे जीवन का आय का 30% पैसा दवाइयों में जाता है। यदि हम अपने शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ा देंगे और योग वगैरह से हम शरीर को उतना बलिष्ठ कर लेंगे तो हमारा उस तरफ में पैसा कम होगा। अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए रिम्स स्थित झारखंड सूटों ने आईसीयू की नर्सों के लिए एक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में बताया गया कैसे नर्स अंगदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। धनबाद के 2 विद्यालयों के 9वीं और 12वीं के 56 विद्यार्थियों ने आईआईटी आईएसएम धनबाद का दौरा कर भूवैज्ञानिक संग्रहालय में खनिजों, चट्टानों और जीवाश्मों की जानकारी हासिल की। इसका उद्देश्य युवा दिमागों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करना है। ये कार्यक्रम स्कूली छात्रों की 1 दिवसीय लैब विजिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर के धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग विभाग ने सामग्री प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में उन्नति एएमपीटी पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन में फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। We always think material means that is raw material. What is that raw material? Always mind goes to only that iron ore, limestone, dolostone and coke breeze, cocoa vein, etc., etc. But here the stalwarts of academia, that from IIT Kanpur, NIT Jamshedpur, director sir and everybody, they have told so many technology things. But actually, unless academia does not fuse with industry, so both we cannot prosper as a whole. So academia technology is definitely very much required for the industry. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जेएसडब्ल्यू, बीएसपीएल और स्प्रिंगर पब्लिकेशन सहित कई प्रतिष्ठित भागीदारों के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में सामग्री प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में प्रगति पर गहन चर्चा हुई और विचारों का आदान प्रदान हुआ। Now the thing is that to save the material, there are many processes are there, but still the casting means the molten metal is put in the cavity, or molten non-metal is plastic or polymer or something is putting in the mold, and that gets a shape. 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुति और प्रकाशन के लिए 250 से अधिक पत्र प्रस्तुत किए गए। 250 से ज्यादा पेपर पढ़े जाएंगे, रिसर्च पेपर। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो इंडस्ट्री के लोग, इंस्टीट्यूट के लोग, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लोग जब आपस में अपने अपने विचारों को रखते हैं और इन विचारों को जब स्टूडेंट सुनते हैं तो उसको नया दुनिया का क्या चैलेंज है, आधुनिक क्या चैलेंज है। क्योंकि जहां हम लोग 60 के दशक में 5 मिलियन टन का सोच रहे थे, अभी 25 और अब 125 मिलियन टन स्टील पैदा करने का सोच रहे हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सामग्री प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया गया ताकि इस क्षेत्र में भविष्य में और बेहतर परिणाम मिल सके। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। अभी हमने आपको दिखाया एनआईटी जमशेदपुर के कार्यशाला पर एक रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अन्य नेताओं की उपस्थिति में बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया।
सर इधर देखिए, सर इधर। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को और संगठन महामंत्री वीएल संतोष जी को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जिला स्तर पर कमेटी के गठन की पहल की जा रही है। झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा राज्य के 24 जिलों के चेंबर ऑफ कॉमर्स और संगठनों के प्रतिनिधियों को इस कमेटी में अनुशंसित किया गया है। चेंबर पदाधिकारियों ने निगम के क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन से मिलकर इस कमेटी को जल्द सक्रिय करने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की जिंदगी में उजियारा लाने का काम किया है। जमशेदपुर की बबीता देवी जैसी महिलाओं को चूल्हे चौके के लिए हर रोज जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी वो अब खत्म हो गई है। कोसाई श्यामनगर की रहने वाली बबीता देवी की जिंदगी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उजाला लाने का काम किया है। पहले वो गुंडी से गोला बनाकर चूल्हा जलाती थी और इसके लिए उन्हें सवेरे 3 बजे से ही अपनी रसोई में लग जाना पड़ता था ताकि बच्चों और पति को समय पर खाना और टिफिन मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने अब उनकी इस परेशानी को खत्म कर दिया है। खाना बनाते थे ये तो लकड़ी से और गुंडी से बनाते थे। अच्छा। गुंडी लाके 2-3 दिन पारते थे, एक दिन 4-5 दिन का, फिर रख के बनाते थे खाना। लेट होता था 3 बजे भोर में उठ करके खाना दाना बना के बच्चा के स्कूल टिफिन लंच आदमी का और बच्चा सबका दे करके 10-11 बज जाता था एकदम। दिन करते करते काम। अभी जब से गैस मिला है तब से आराम है थोड़ा कि खाना वाना बना लेते हैं सवेरे सुबह 7 बजे। इतना ही नहीं, हर रोज चूल्हा चौका में आधा दिन निकल जाता था। घर तो गंदा होता ही था, यहाँ तक कि इसके धुएं से बबीता देवी की आंख भी खराब हो गई थी। लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मिला, जिसके कारण उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वो कहती हैं कि जब तक वो इस धरती पर हैं, पीएम का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगी। घर तो गुंडी से गंदा हो जाता था, लकड़ी से खाना बनाते थे, पूरा धुआं भर जाता था। एक ठो रूम तो पूरा धुआं भर के एकदम बैठे हो जाता था। बाल बच्चे सब घर से निकल जाता था और गुंडी सुंडी से बनाते थे तो वही गंदा गंदा घर रहता था। अभी घर मेरा भी ठीक सही रहता है और अच्छा भी लगता है देखने में। बाहर के आदमी आते हैं तो बोलते हैं कि घर अब अच्छा लगता है, पहले बहुत गंदा गुंदा रहता था। वहीं बबीता देवी के बेटे ओम प्रकाश का कहना है कि अब हमारा घर काफी साफ सुथरा रहता है। माँ को चूल्हे की जलावन के लिए हर रोज होने वाली परेशानी से भी छुटकारा मिला है। इन वजहों से पूरे परिवार की जिंदगी आसान हो गई है। मम्मी सुबह सुबह जल्दी खाना बना के मेरे को स्कूल भेज देती थी। घर में धुआं धुआं जाता था, पूरा काला हो जाता, गुंडी उंडी रहता था, जो भींग जाता तो सूखता नहीं था जल्दी। यही फायदा हो गैस रहने पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने जमशेदपुर की बबीता देवी समेत हजारों महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाया है और उनकी जिंदगी की राह को आसान किया है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मामला लंबित रखने के मामले में विधानसभा सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा से पूछा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में निर्णय इस आधार पर लंबित रख सकते हैं कि विधायक के खिलाफ दल बदल का मामला चल रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त होने से कई संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। आज पवित्र सावन महीने की शिवरात्रि है। इस मौके पर अहले सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज तड़के भक्तों ने मेरठ के बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की।
सावन शिवरात्रि प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस बार सावन माह में ये दिन 15 जुलाई यानी कि आज पड़ रहा है। कांवड़िए पैदल यात्रा करके गंगा जल लाते हैं और सावन शिवरात्रि के दिन ही उसी जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर देवघर जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। दरअसल इस बार दूसरी सोमवारी खास है क्योंकि इस दिन संक्रांति की शुरुआत हो रही है और अमावस्या भी है एवं उसके बाद मलमास शुरू हो रहा है। ऐसे में उस दिन बेतहाशा भीड़ उमड़ने की संभावना है। यूनिसेफ झारखंड तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री सीआईपी के संयुक्त तत्वावधान में कल एक सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई महिमा का उद्घाटन सीआईपी के प्रांगण में यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉक्टर कनिका मित्र तथा सीआईपी के निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास द्वारा किया गया। सीआईपी में स्थापित ये सैनिटरी नैपकिन यूनिट यूनिसेफ झारखंड और सीआईपी की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को किफायती और सुलभ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। जमशेदपुर में पुलिस ने अपनी कार्य क्षमता का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए अब तक 1147 गुम हुई मोबाइल को बरामद किया है। इन मोबाइल को अब बाकायदा उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। बिष्टुपुर थाना के सभागार में मोबाइल वितरण का कल 5वां कार्यक्रम आयोजित हुआ। जमशेदपुर में मगर ऐसा नहीं है। यहाँ की पुलिस खोए मोबाइल को तलाश कर उनके मालिकों को लौटा रही है। बिष्टुपुर थाना के सभागार में पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार की मौजूदगी में ऐसे ही 187 मोबाइल फोन में से 163 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके मालिकों को वापस किए गए, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। बाकी मोबाइल ग्रामीण क्षेत्र में जाकर दिए जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मोबाइल मिल पाएगा, लेकिन सब पुलिस सब सर लोग की जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उम्मीद नहीं था कि मतलब मोबाइल मिलेगा और वो भी इतने कम समय में। मोबाइल को रिकवर करके उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने की कड़ी में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा आज कुल 187 मोबाइल फोन को रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि लौह नगरी में पुलिस ने अपनी तत्परता से अब तक 1147 गुम हुई मोबाइल को बरामद किया है। अगर एक मोबाइल की कीमत 10,000 भी माने तो जमशेदपुर में पुलिस ने अब तक 1,14,07,000 रकम की मोबाइल बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि आगे भी मोबाइल की खोज करने का काम जारी है। चाहता हूं कि किसी का मोबाइल फोन अगर गुम होता है तो थाना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपना रिक्वायर्ड डेटा एंट्री करा दें। पुलिस उस मोबाइल को खोज करके आपको बुला करके हैंडओवर करेगी। जमशेदपुर में पुलिस की कार्यक्षमता देख लोग उनके मुरीद हो गए हैं। जिनको मोबाइल वापस मिले हैं उनका कहना था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल मिलेगी, लेकिन जब थाना से मोबाइल मिलने की खबर मिली तो 2-3 बार नंबर को चेक किया कि कहीं उनके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। इस कार्य के लिए उन्होंने हृदय से पुलिस का आभार जताया। मार्च महीने की बात है जब मेरा मोबाइल चोरी हुआ था और अप्रैल में ये सर ने जो बताया वो ऐप लॉन्च हुआ, वो मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि ऐसा एक ऐप लॉन्च किया है झारखंड पुलिस ने, जिसमें ऐसा आप अपना नंबर को फीड करोगे, IMEI नंबर डालोगे तो आपका मोबाइल ट्रैक कर लेंगे। तो मेरे को मतलब बहुत वंडर लगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया। फिर मेरे को लगा शायद मेरा मोबाइल मिलना दिखा हुआ है, सर का बात शायद सही हो जाएगा। और फिर मैंने उस पर अपना सारा डाटा जो भी रिक्वायर्ड था वो फीड किया और हार्डली 1 मंथ के अंदर मेरे को मतलब थाना से इन्फॉर्मेशन आया कि मेरा मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। मोबाइल आज लोगों की जरूरत बन चुका है। ऐसे में गुम हुए मोबाइल को वापस पाने की खुशी समझी जा सकती है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। से झारखंड मंत्रालय में HDFC बैंक रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में HDFC बैंक रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने HDFC बैंक की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के विकास में CSR के तहत किए जा रहे कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस राहुल गांधी के भारत जोड़ो का संदेश घर घर पहुंचाएगी। इसकी शुरुआत 16 जुलाई से की जाएगी, जो 5 सितंबर तक चलेगी। 5 सितंबर को हर जिले के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर मोहम्मद अजीम हवारी को गिरफ्तार किया है। अजीम खूंटी जिले के लियाकत अली लेन का रहने वाला है। इसके पास से रंगदारी में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के पीएम आवास समन्वयक सिराज अहमद को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया है। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। पलामू के उपायुक्त ए डोडे ने जन्म मृत्यु निबंधन अनिवार्य रूप से कराने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर लोगों को जन्म मृत्यु निबंधन के संबंध में जागरूक करेगा। कोडरमा जिला परिवहन पदाधिकारी ने कई स्कूली वाहनों की जांच की। इस दौरान स्कूल बसों के परिचालन में अनियमितता की बात सामने आई है। डीटीओ ने बताया कि बसों में लगे स्पीड नियंत्रक यंत्र को टेम्पर करके बसों का परिचालन हो रहा था। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखा गया है और कार्रवाई की जा रही है। कई वाहनों में फिटनेस समेत अन्य गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित तिलैया बस्ती में एक फैक्ट्री में केंद्र सरकार की डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस बिहार की टीम ने छापेमारी की। टीम में बिहार जीएसटी के डायरेक्टर जनरल के अलावा कई बड़े पदाधिकारी शामिल थे। वहां भारी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। टीम फैक्ट्री के ऑफिस में जीएसटी से संबंधित वित्तीय लेखा जोखा का जांच कर रही है। रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया पेट्रोल पंप के आगे तीखे मोड़ पर एक कार और एक टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें टेम्पो पर सवार एक 14 साल के बालक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। वहीं कार में सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को तुबागढ़ा के नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ जिले की कुजू थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक में लदी 370 पेटी शराब की बोतलें जब्त की है। शराब की बोतलों को छुपाने के लिए ऊपर से रुई रख दिया गया था। ये जानकारी एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने दी है। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में हत्या के आरोपी सनोज सिंह के घर पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। इस बाबत चास थाना के दारोगा अजय उपाध्याय ने बताया कि आरोपित सनोज सिंह ने 2 महीने पूर्व विष्णु शर्मा की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वो फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझाव को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे के दौरान तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने बोकारो, गुमला, रांची, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला, खरसावा के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 1 जून से 13 जुलाई तक पूरे राज्य में 174.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 45% कम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के सफल दौरे के बाद पहुंचे यूएई। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दौरा माना जा रहा है महत्वपूर्ण। देहरादून में चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आज होगा समापन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में योग शिक्षक की नियुक्ति की रखी मांग। झारखंड उच्च न्यायालय में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। न्यायालय ने विधानसभा सचिव से 25 जुलाई तक मांगा जवाब। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना। पूरे राज्य में अब तक 45% कम हुई बारिश।